नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं मेजर समरपाल सिंह तूर जी। स्वागत कर रहा हूँ तूर साहब का। और तूर साहब जी, अभी मुझे बताया इन्होंने शुरू करने के पहले, ही इज फीलिंग वेरी सैड एंड ही इज मैं फीलिंग वेरी सैड फॉर पाकिस्तान। तो हम सीधे इनसे पूछते हैं कि साहब, आप पाकिस्तान जो है के लिए इतना दुखी क्यों हैं? सर, मैं शुरुआत ये करना चाहूंगा बोल के कि हालांकि पाकिस्तान को ना मैं स्टार्टिंग से क्रिटिसाइज करता था, पर जब उनके मास्टर माइंड ही पजल्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, डेस्परेट हैं, उन्हें खुद नहीं पता चल रहा कि दिशा कौन सी लेनी है। और इससे भी बड़ा ब्लंडर सऊदी अरेबिया। मतलब आप उससे दोस्ती करो जो आपका भला करे, ना कि आपकी जेब में छेद करे। ये तो मतलब बहुत ही एक्चुअली सर, जब पाकिस्तान ने जो पैक्ट साइन किया जिसमें टर्की भी है, और टर्की का भी आने वाला है नंबर, वो भी ज्वाइन करेगा, बट पाकिस्तान ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया को इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब की चॉकलेट खिलाई कि आप ये जो न्यूक्लियर चॉकलेट खाओ और अच्छे ख्वाब हैं, और ये इसके दम पे हम पूरे मतलब मिडिल ईस्ट में वी विल रूल। एंड मैं हमेशा कहता आया हूं कि पाकिस्तान अपने आप को सभी मुसलमान मुल्कों का एक मसीहा समझता है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और उसके पल्ले कुछ नहीं है इस्लामिक सिवाय, बॉम्ब। हाँ। सो अदर देन द इस्लामिक बॉम्ब, आई थिंक वो भी पता नहीं इसके उसके लालच पास है में। या नहीं है, उसका कंट्रोल किसके पास है, उसमें भी कोई बड़ी सारी डाउट्स हैं। सर, अगर हम कहें भी कि यूएसए के पास है, हम्म, तो मतलब मुझे प्रैक्टिकल लगता नहीं है, क्योंकि इसमें आईएईए का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, एक्टिव मॉनिटरिंग है। एंड सबसे बड़ी चीज, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन ही नहीं की, ना ही उन्होंने सीटीबीटी साइन किया है। हम्म, तो अगर हमें खबरें जो आई थी कि पाकिस्तान हैज मूव्ड इट्स न्यूक्लियर एसेट्स इन सऊदी अरेबिया इज अ फैक्ट। एंड मिस्टर आदि अचिंत का चैनल है, उस पे उन्होंने बकायदा दिखाया है कि जो न्यूक्लियर फैसिलिटी का डिजाइन पाकिस्तान में है, हूबहू कॉपी पेस्ट, मतलब इतनी भी इंप्रोवाइजेशन नहीं कि आप थोड़ा प्लस माइनस 19 का 20 कर दो, बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट इन्होंने सऊदी अरेबिया में इनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स में सेम स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने, डेजर्ट के बीच में। तो सर, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि यस, हैरानी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स आर स्टेशनड इन सऊदी अरेबिया, नंबर एक। और इसी भरोसे में सऊदी अरेबिया ने इसे एज अ सिक्योरिटी समझ के पाकिस्तान को हां में हां मिलाया है। बट मैं एक चीज पे हैरान हूं कि मोहम्मद बिन सलमान, जो शिष्य रह चुके हैं मोहम्मद बिन जायद के, हु इज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ दुबई, जो कल इंडिया आए हैं, 16 साल यूएई। की उम्र के थे। यूएई, नॉट दुबई। यूएई। सॉरी, यूएई के। तो मोहम्मद बिन सलमान 16 इयर्स की उम्र से वॉज अंडर मोहम्मद बिन जायद, जो इन्हें गाइड करते थे रिगार्डिंग डिप्लोमेसी, क्योंकि रॉयल फैमिलीज इन मिडल ईस्ट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे को एक रोल मॉडल लेके और कनेक्ट भी रहते हैं, रिश्तेदारियां भी बहुत हैं। और जो डिप्लोमेसी मोहम्मद बिन जायद ने सिखाई कि नो मैटर व्हाट, कंट्री कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज एंड एवरी टाइम, आज की तारीख में मोहम्मद बिन सलमान वो ही कर रहे हैं। और ये फूट कहां पे पड़ी? ये फूट तब पड़ी जब यमन में लड़ाई शुरू हुई
और अमेरिकन ड्रोन अटैक्स इतने इंटेंस हो गए थे, और ये ड्रोन्स कहां से उड़ते थे? सऊदी अरेबिया। और उसमें जब बहुत ज्यादा निर्दोष लोग मारे जाने लगे, और जब लड़ाई छिड़ गई, सिविल वॉर यमन का शुरू हो गया, तो सऊदी अरेबिया, सर विजुअल चला गया, बट शैल आई कंटिन्यू सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो सऊदी अरेबिया का ये था कि उन्होंने जो यमन की आर्मी को पैसे दिए थे, उसके दम पे जो फंडिंग चल रही थी, ये सिर्फ सना से सिर्फ 20 किलोमीटर पहले आके रुके फॉर नेगोशिएशन, और तब यूएई इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। जी। दैट इज द टाइम व्हेन यूएई गॉट इन्वॉल्व। एंड उसके बाद ये सर मैंने दूसरा अपना कैमरा ऑन किया है, देयर आर 2 कैमरास, एक सेकंड सर। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। अब आपकी तो पिक जो है वो बिल्कुल आ रही है, ठीक। जी। हाँ, तो जब 20 किलोमीटर दूर सऊदी अरब की फोर्सेस बची थी, और सऊदी अरेबिया यमन के साथ लड़ाई पे क्यों गया? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने अपने मिलिट्री बेस यूएस को दिए थे, और यूएस इनकी बॉम्बिंग कर रहा था यमन में, और यमन ने बदला लेने के लिए उन्होंने अरामको कंपनी पे आत्मघाती ड्रोन से हमले कराए। उसके बाद अमेरिका ने इजराइल की मदद से यमन के एक जनरल की पहली असैसिनेशन ड्रोन से करवाई, और वो जो सीनियर रैंकिंग जनरल की वीडियो भी पूरी वर्ल्ड में रिलीज हुई कि पहली असैसिनेशन बाय द यूज ऑफ ड्रोन। और उसके बाद शुरू हुआ ड्रोन का खौफ, और जो कामाकाजी ड्रोन या सुसाइड ड्रोन की जो पहल है। तो इसके बाद इंटेंस हो गया मामला, और जब सऊदी अरेबिया कब्जा करने ही वाला था यमन पे, तब यूएई ने ठाना कि नहीं, वो मदद के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि यूएई को चाहिए है तेल, उन्हें चाहिए ट्रेड, और जो यमन था उसकी बैकडोर टॉक चल रही थी विद एमबीजेड एंड जो पूरी टॉप लीडरशिप है यूएई की, कि वो अपने कोस्टल पोर्ट्स दुबई को सौंप देंगे फॉर ऑपरेशंस एंड ट्रेड। और इसकी वजह से दुबई ने फिर एग्री किया दैट यूएई इज गोइंग टू कम, अबू धाबी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यमन। और वो दिन है, और आज का दिन है कि लड़ाई इज वर्सेस, मतलब जो भी लड़ाई है यमन में, तो जो नॉर्थ यमन है दैट इज बैक्ड बाय यूएई, एंड जो सदर्न यमन है जहां पे सऊदी अरब काफी आ चुका है, वो सऊदी डोमिनेटेड है। उल्टा है और सर, उल्टा है। नहीं नहीं सर, जो ऊपर वाली साइड है, जिबूती वाली साइड है, हाँ, वो वाली साइड यूएई की है, और जो नहीं, वो सना तो से हुतीस की है। जो ऊपर वाली साइड है वो हुतीस की है, जो सना का एरिया है वो सऊदीज का है, और इधर ये जो अल मुकल्ला वाला जो एरिया है ये नीचे वाला, यूएई का है। ओके। और इसकी वजह से जब सऊदी अरब को पता चला कि दे नीड मैन पावर, क्योंकि अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है, तो उसने अपने यार, जिसके खुद के पास कपड़े नहीं है अपना तन ढकने के लिए, बोला भाई तुम बंदूक लेके आ जाओ और मेरे बॉर्डर पे तैनात हो जाओ यमन के खिलाफ। तो आसिफ मुनी ने बोला भाई हथियार का तो पता नहीं, लाठी डंडे लेके जरूर खड़ा करवा दूंगा, और उसने प्रॉमिस किए 25,000 ट्रूप्स। अब मैं सर एक बात पे हैरान हूं कि मतलब कहां से बारिश हो रही है और कहां से पैदा हो रहे हैं, कि इन्होंने 30,000 तो प्रॉमिस कर दिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आईएसएफ को, कि आप पकड़े हमारे 25,000 बंदे उधर, फिर आप हमारे 25,000 ट्रूप्स पकड़ो यमन और सऊदी अरब के बॉर्डर पे। और अभी परसों खबर आई है कि पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे अलग से 30,000 ये अपने पाकिस्तानी ट्रूप्स
डिप्लॉय कर रहे, तो मुझे तो लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल खाली है, वी शुड जस्ट वॉक इन। तो ये जो आंकड़े बता रहे हैं पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड फौज जो सिक्योरिटी प्रदान कर रही है सऊदी अरब और ये गल्फ कंट्रीज को, देयर मैथ्स इज ईदर अनइमेजिनेबल, या फिर ये कहीं फॉरेन से फाइटर्स लेके आए हैं, या बांग्लादेश से ये कू के बाद ये बांग्लादेश में भाड़े भाड़े के बंदे लेके वहां पे डिप्लॉय कर रहे हैं। पर मुझे ये आंकड़ा हजम नहीं हो रहा कि 25,000 आप दे रहे हो गाजा में, 25,000 प्रॉमिस कर रहे हो सऊदी अरेबिया को, और खुद ईरान के बॉर्डर पे 25,000। इतनी लग्जरी, इतना जबरदस्त लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो मुझे लगता है लाइन ऑफ कंट्रोल इज अ इजी बेट एंड मौका सही है। और मैं तो कहता हूं लोहा गर्म है और यही मौका है हथौड़ा मारने का। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये देख रहा है सेशन, प्लीज टेक नोट ऑफ द मैथमेटिकल फिगर्स एंड प्लीज अपने यूएवी ड्रोन्स के मिशन बढ़ाइए, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और सर्वेलेंस में हमें बताएं कि एक्चुअल आंकड़े और इनके बंदे कहां गायब हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनको बंदों की कमी हो गई है सर। कैसे? इन्होंने उत्तर पाकिस्तान में एक लोकेशन है जहां पे इन्होंने टीटीपी को काउंटर करने के लिए, इनके पास फौज तो बची नहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो अब ये क्या कर रहे हैं, भाड़े पे ये ले रहे हैं जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जैश ए अदल, जो कि एक कट्टर एंटी शिया टेररिस्ट फैक्शन है और जिसे आईएसआई हैंडल करता है। और आईएसआई को कौन संभाल रहा है अभी? पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एंड प्रीवियस डीजी आईएसआई, जो अभी ऑप सिंदूर के दौरान एनएसए बनाए गए हैं। तो अब इनकी ये ब्रिगेड्स वहां पे तैनात हो रही हैं। सर जगह लोकेशन का नाम आपको पता होगा, जो अभी परसों यहाँ पे जहां पे ये रीडिप्लॉय किया है इन्होंने? ये तो इन्होंने इधर ये टी से जगह हिरास का नाम है, है, टी से जगह का नाम शुरू होता है। तो जो ई भी ऑडियंस है, आप अपने कमेंट्स में डालें, थोड़ा आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा। तो तीरा करके जो जगह है, तीरा जगह पे इन्होंने अपने सारे मुजाहिदों को एक्टिवेट कर दिया कि भैया देखो हमारे से लड़ाई तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ी जाएगी। तो हम आईएसआईएस केपी को भी ले आए हैं, हम जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा और जैशे अदल, इन सब को लेके आके हमने वहां पे बिठा दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं सर, आप पैटर्न देखना, अभी विंटर सेशन शुरू हुआ है, पासेस ब्लॉक है, मिड ऑफ मई पूरे पासेस पिघलने शुरू होंगे, या आप सेकेंड वीक ऑफ मई लगा लें। इस दौरान कश्मीर में अटैक्स यदि कम हुए या बिल्कुल नहीं हुए, मींस इट इज कंफर्म्ड कि ये टेररिस्ट तंजीमें मेजॉरिटी ऑफ देम नॉर्थ पाकिस्तान में अफगानिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय हो चुके हैं। और हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू एंटर फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है डिप्लोमेसी, और उसके अंदर आता है यूएसए। तो यूएसए के पास पक्का कोई ना कोई ऐसे पैतरे होंगे जिसकी वजह से हम कुछ ऐसा कदम नहीं उठा पाएंगे। और मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा सर, कि हम ये कदम नहीं उठाए एलओसी पे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो होगा ईरान के खिलाफ, हम पाकिस्तान को डिस्टर्ब नहीं करें, इसके लिए ये बांग्लादेश में आने वाले कुछ हफ्तों में देखना सर, हमारे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर का हाईवे है वहां पे अनटूवर्ड इंसिडेंट्स विल राइज, दे विल पिक अप, डकैती, रॉबरी, व्हीकल्स को आग लगाना, ब्लॉकेड करना। तो जो हम रोड प्रोटेक्शन पार्टी हमारी लगती थी जम्मू से लेके श्रीनगर हाईवे, जो अब इतना उस पर नहीं है प्रेशर क्योंकि आतंकवाद ना के बराबर है, अब ये प्रेशर बनाया जाएगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर में।
और वो जो 22 किलोमीटर का हाईवे है उस पे अब फौज तैनात हुई, और वहां पे अब एक्स्ट्रा मिलिट्री गैरिसन भी आ चुके हैं हमारे, क्योंकि आर्मी ने ये फोरकास्ट कर लिया है कि मैन पावर की डिप्लॉयमेंट वहां पे विल बी नीड ऑफ द आवर। जी। तो गेम बहुत पेचीदा है सर। अगर हमने यहाँ पे कोई हरकत की तो इनके चहीते जो जमात इस्लामी है वो एक्टिवेट होगा वहां पे, बल्कि एक्टिवेटेड है। जिस तरीके से जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट फैक्शंस अराकान आर्मी में शामिल होके जो बर्मा की फौज के खिलाफ, मिलिट्री जनता के खिलाफ जंग में शामिल हुई भी है, यही फाइटर की कुछ टुकड़ियां बांग्लादेश में सिलट के जरिए शामिल होके ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर में डिस्टरबेंस फैलाएंगे, और मैक्सिमम डिस्टरबेंस होगी इलेक्शन के टाइम, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के टाइम। ये मैं लिख के दे रहा हूं। एंड मुझे सर, अगर आप इतिहास में जाएं तो आप पैटर्न देखें हमले का, नॉर्थ वियतनाम वर्सेस साउथ वियतनाम। साउथ वियतनाम में अमेरिकी फौजें बैठी थी, और नॉर्थ वियतनाम के जो रिबेल ग्रुप्स थे वो सब ने सिविल कपड़ों में अपने वेपन सैशेस को ला के साउथ वियतनाम में कम से कम 200 लोकेशन से एक ही दिन एक ही समय फायर खोला, डिस्टरबेंस क्रिएट की, एक सेक्रेटेरिएट वायलेंस को इनिशिएट किया, और सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हुई, यूएस एम्बेसी पे हमला किया, और उसके बाद जो कम्युनिकेशन डिसरप्शन हुई, अमेरिकन को खड़े पैर अपनी एम्बेसी के जरिए वहां से निकलना पड़ा, खासकर सीआईए एलिमेंट। तो देखिए सर, ये जो जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का मैप बांट रहा है सारे फॉरेन डिग्नेटरीज को, और आप सिमिलर पैटर्न देखिए जिस तरीके से यूएस की जो एम्बेसी में ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अभी जो हमारी 2024 में इलेक्शंस हुई थी, मेन इलेक्शंस, इन्होंने अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव सारी स्टेट्स में भेजे जहां पे कांग्रेस वाज देयर। अब ठीक है, फ्रीडम ऑफ अप्रोच, स्पीच एंड सब कुछ करना जायज है, पर दे नेवर मेट द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, दे मेट ओनली ऑपोजिशन। तो देखिए बहुत सारी चीजें, अमेरिकन डीप स्टेट इज इन्वॉल्व एवरीवेयर। एंड सर अब हम वापस आते हैं, तो जहां तक एमबीजेड का सवाल है, उन्होंने उस कटोरे में हाथ डाला है जो एआई से भरा हुआ है, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी से भरा हुआ है, जो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, और इंडिया अकोमोडेट्स 40% ऑफ द वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी। तो यूएई को फूड सिक्योरिटी मिल रही है, यूएई को एआई का एक्सेस मिल रहा है, राइट फ्रॉम सेमीकंडक्टर सॉफ्टवेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस एप्लीकेशन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। उसके बाद जो ट्रेड है वो मल्टीप्लाई होगा, और उस रीजन में जैसे मिडिल ईस्ट में इकलौता इजराइल है, वैसी मिडिल ईस्ट के अंदर यूएई इकलौता मुल्क है जो ओपनली इजराइल के साथ भी है और हमारे साथ भी दोस्त है। I2U2। यस, तो इट हैज क्रिएटेड अ बैलेंस, जो इतना बड़ा इम्बैलेंस था कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया चला गया, पाकिस्तान ने उसे अपने पक्ष में कर लिया है, तुर्की इनके साइड हो गया है। तो लेट मी टेल एवरीबॉडी कि हमारी इंडियन एयरफोर्स का एमओयू साइन हुआ है ग्रीस के एयरफोर्स के साथ रिगार्डिंग एयर कॉम्बैट ड्रिल्स एंड सेल ऑफ ये एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम्स। तो हम तुर्की के दरवाजे पे भी आ चुके हैं। साइप्रस को, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट थी साइप्रस की और ग्रीस की, और ग्रीस में तो वो महज बॉर्डर पे, और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं, उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं
कि देखें ये इलाका टर्की ने हमारे से जबरन लिया हुआ है। तो अर्दोवान को एक बहुत क्लियर मैसेज चला गया है, और मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए अब दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अर्दोवान जो इतना शातिर लोमड़ी है, जो समझता है कि वो जब दिक्कत में आएगा तो क्रिश्चियंस उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे नेटो वाले, और जब इस्लामिक कंट्री की जब लड़ाई लगेगी तो इस्लामिक कंट्री की लड़ाई लगने के समय ये सभी इस्लामिक नेशंस को अपने साथ करने वाला है। तो जो दोगलापन है टर्की का, इट हैज बीन कॉल्ड आउट, और मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं कि ये अपने आप नेटो वाले अभी जैसे जो उर्सुला है द मिनिस्टर इन यूरोपियन यूनियन, वो अभी आने वाली है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, मदर ऑफ ट्रेड, सॉरी मदर ऑफ ऑल सीईओ डील्स सीईओ ऑफ यूरोपियन यूनियन, ईयू। तो वैन डेर उर्सुला ने बोला है डावोस में भरे मीडिया प्रेजेंस के सामने कि दिस इज गोइंग टू बी द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो आप शिफ्ट इन पावर देखें कि दे विल कम एंड डू अ ट्रेड डील एग्रीमेंट विद इंडिया, our markets will open up for Europe, Europeans market will open up for us। मतलब इतना बड़ा फायदा। उसके बाद आप देखें कनाडा हैज बिकम अ पेन फॉर यूएसए, क्योंकि कनाडा हैज साइंड अ पैक्ट विद चाइना ऑन म्यूचुअल ट्रेड एग्रीमेंट एंड डेवलपमेंट। तो अब अमेरिकन्स आर वल्नरेबल फ्रॉम चाइना बिकॉज उन्होंने चाइनीज के साथ हाथ मिला लिया है। और चाइना और कनाडा वो मुल्क है जिसमें चाइना ने हुवाई की सीईओ को जेल में रखा था फॉर स्पाइंग चार्जेस, और चाइना ने कैनेडियन जर्नलिस्ट को 2-2 साल रखा था जेल में फॉर प्रिजनर एक्सचेंज, कि आप हमारी सीईओ को रिलीज करो तो हम आपके जर्नलिस्ट को भेजेंगे। इस स्टेज से लेके आज कनाडा उनके साथ हाथ में हाथ मिला के अपनी ट्रेड डेवलपमेंट और इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए चाइना का हाथ मिला लिया है, और ये सही किया है क्योंकि अमेरिकन ने आज तक कनाडा में कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को तवज्जो नहीं दी, ना ही मैन पावर दी, और कनाडा वाज डिपेंडेंट ऑन फॉरेन मैन पावर। हम आधा पंजाब खाली करवा दिया यहां से, सारे वहां पे तो नौकरियां कर रहे हैं। लाइफलाइन और उनका लॉजिस्टिक्स लाइफलाइन इट डिपेंड्स मेनली ऑन इंडियन ट्रक ड्राइवर्स। तो एंड वहां पे कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं हुई। द पेस एट विच इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो रुख लेना था कनाडा में उतना हुआ नहीं, एंड अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो गई है, वीजा इश्यूज हो गए हैं। फिर खालिस्तान का जो रेटोरिक था, वो जो बेवकूफ बनाया इन्होंने ट्रूडो को, आज की तारीख में ट्रूडो को एहसास हो रहा होगा दैट हिज डाउनफॉल इज बिकॉज ऑफ द खालिस्तानीज एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनीवन एल्स। उसकी खुद की बेवकूफियों ने उसे डुबाया है। तो सर अब मैं ये बताने वाला हूं कि लिबिया में जो वेस्टर्न लिबिया है इट इज बैक्ड बाय यूएई, एंड ईस्टर्न लिबिया जिसके साथ आसिम मुनीर मुलाकात करने गए थे जनरल साहब के को मिलने लिबिया के, दैट इज बैक्ड बाय सऊदी अरेबिया। तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान है वो अब मार्केटिंग कर रहा है सऊदी अरेबिया के लिए और चाइना के लिए। चाइनीज वेपन सिस्टम्स की जो डील्स करवाने के लिए आसिफ मुनीर उतावला है, बिकॉज ओनली बाय दैट पाकिस्तान का कुछ डेट जो चाइना की तरफ जो वो देना दैट दे ओ will reduce if they get sales of Chinese military equipment। एंड अगर इनकी सेल होती है तो ये ऑपरेशन सिंदूर के नरेटिव को भी डिफेंड कर सकते हैं कि देखो ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये झूठे तीर मारे हैं और हम आपके इक्विपमेंट भी सेल करवा रहे हैं। बट लेट मी टेल एवरीबॉडी कि PL-15 के गाइडेंस सिस्टम के कोड्स have been decoded and have been fed in our missile systems and in our drones। जो सैटेलाइट बैंड विड्थ के थ्रू, नेविक के थ्रू
जो भी अब PL-15 आएगी, हमारे रेडार्स पे साफ साफ क्लियर बीप देते हुए हमें दिखाई देगा कि ये यहां से एक्टिवेट होगी और ये इसका पाथ है। तो जो हमें कोड ब्रेकिंग की जरूरत थी, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने पेनिट्रेट कर दिया एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू आवर इंडियाज फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज एट अ डिसेंट अमाउंट। पता नहीं कितने $1 मिलियन, पर ये कोड्स, जो डीकोडिंग वाले कोड्स हैं PL-15 के, ये ठीक ठाक रेट पे हमने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ शेयर कर लिए हैं और हमने अपनी मिसाइल सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम के अंदर भी इनको फीड कर दिया है। तो देखिए सर, एक और झटका लगा है। जिस तरीके से चाइनीज वेपन सिस्टम्स वर डिप्लॉयड इन वेनेजुएला, इंक्लूडिंग S-300, इसका पूरा डेटा, इनकी पूरी ट्रैकिंग सिस्टम, इनकी पूरा रिवर्स ट्रैकिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, अमेरिकन्स हैव ऑलरेडी परचेज्ड इट, दे हैव इट। और जिस तरीके से हम रोज खबरें सुन रहे हैं कि आज 15वां चाइनीज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड हुआ है ईरान में सामान लेके, तो मैं एक चीज कह दूं, आप जितना मर्जी सामान डिप्लॉय कर लो, ये पैरा ड्रॉप करेंगे पैराट्रूपर्स को तेहरान के अंदर, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, ऑपरेशन मार्केट गार्डन की तरह। अगर ईरान को लग रहा है कि ये किसी कोने से या एक सर्टन दिशा से सिटी के बाहर की तरफ से आएंगे, इन्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आसमान से भी आएंगे, ये तट से भी आएंगे, ये डेजर्ट से भी आएंगे, और ये एयरक्राफ्ट से भी पैराड्रॉप होंगे, स्पेशल फोर्सेस चिनूक से भी लैंड होंगी, क्योंकि जिस तरीके से ये डिसीव करने वाले हैं, ये अपना अक्यूमुलेशन और अप्रोच सरेआम दिखाने वाले हैं कहीं ना कहीं पे, जहां पे कि ये सारे अपना फोकस ईरानियन फोर्सेस वहां पे करेंगी, IRGC। और जैसे ही इनमें से कोई इंटरनल एडजस्टमेंट या रीएडजस्टमेंट हुआ, जहां पे इनकी इंटरनल ट्रूप्स की थिनिंग हुई, वहां पे ये रात के समय एंटर करेंगे और हो सके तो ये सिर्फ और सिर्फ खोमेनी को ही अगवा करके लेके जाएंगे। इसके बदले, जहां तक मैं जानता हूं, अमेरिका इज विलिंग टू टेक द रिस्क एंड इजराइल इसके अंदर हिस्सा लेगा, पर कोवर्ट तरीके से। डू नॉट बी सरप्राइज्ड कि इजरायली फोर्सेस अमेरिकन यूनिफॉर्म में ही ऑपरेट कर रही होंगी वहां पे विद द अमेरिकन फोर्सेस, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल के पास इनका जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है ईरान का तेहरान में, उसका पूरा ब्लूप्रिंट पड़ा है इनके पास। इनको एक एक दरवाजे की खबर है कि कौन सा दरवाजा कौन से कमरे में कहां से खुलता है और उसमें खिड़की कहां है। तो देयर इज नो एस्केप, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो सर ये कहानी है। एंड दुबई हैज प्लेड UAE हैज प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि अब UAE के पास अब इंडिया है और बहुत सारी ऑप्शंस हैं ट्रेड की, वेयर सऊदी अरेबिया के पास अगर हम देखें सर, तो मैं गिनाता हूं, USA की सिक्योरिटी की गारंटी है, पाकिस्तान JF-17 और अपने न्यूक्लियर एसेट्स की गारंटी दे रहा है सऊदी अरेबिया को, फिर इजिप्ट सऊदी अरेबिया को रेड सी की कोalition का ऑफर दे रहा है, और सोमालिया ने अपना लैंड ऑफर किया है सऊदी अरेबिया को टू सेटअप एंटी UAE बेसिस, और चाइना ने पहले ही सऊदी अरेबिया को बोला है कि दे विल बी अ पार्ट ऑफ द BRI प्रोजेक्ट, जो है विजन 2030। और इसी के साथ जो UAE को क्या मिल रहा है, UAE को मिल रहा है US में, पहली चीज तो US के जो मिलिट्री बेसिस है उसका एक्सेस UAE को भी है, और UAE के पास के धरती पे US के भी बेसिस हैं। फिर बिल्कुल है। एब्राहम रिकॉर्ड्स का हिस्सा है UAE। तो अगर UAE पे कोई दिक्कत आती है सऊदी अरब या पाकिस्तान की तरफ से, तो इजराइल विल कम टू द रेस्क्यू ऑफ UAE। एंड अब जिस तरीके से हमारे साथ जो अभी कल, सर मैं अभी आई डोंट नो वेदर आई शुड से और नॉट, बट पिछले महीने, वेरी फ्यू नो इट, एक छोटा कॉलम अखबार में आया होगा दैट दुबई's डिफेंस मिनिस्टर हैड विजिटेड इंडिया फॉर जस्ट 2 days
I will not name the place. He visited that location और वहां पे उन्होंने जुलू डिफेंस के ड्रोन्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखा पर्सनली, अप फ्रंट एंड पर्सनल, कि आप हमें ये वाले कामाकाजी ड्रोन्स का डेमो दो और दिखाओ। और वो दिखाया गया और आगे फर्दर टॉक्स हुई एंड 48 घंटे बाद फ्रॉम दैट सर्टन लोकेशन जहां पे सबसे अत्याधुनिक और फ्यूचरिस्टिक वेपन्स हैं, आई विल नॉट नेम द प्लेस, वहां पे उन्होंने पूरा तसल्ली से चीजें देखी। दे हैव कम बैक आफ्टर अ मंथ एंड अ हाफ। अब ये कल विजिट हुई है विद द मोस्ट पावरफुल डेलीगेशन ऑफ द रॉयल फैमिली। तो आप सोचे जब आकाश मिसाइल और जो कामाकाजी ड्रोन्स और जिस तरीके से जो हमारे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम्स हम इनको मुहैया कराने वाले हैं, जिस तरीके से हम यूएई के लिए इनकी सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे स्पेस में इसरो के जरिए, जो ये कम से कम 10 गुना ज्यादा महंगा प्राइस दे रहे थे यूरोप और यूएसए को, उससे आधे दाम पे तो हम लॉन्च करेंगे। तो आप देखिए सर, अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। एंड सोने पे सुहागा, पाकिस्तान को वीजा कैंसिल डिनाई कर दिया है। तो अब यूएई हैज रियलाइज्ड कि जितना कचरा आ गया है उतने पे फुल स्टॉप लगे, और भी कोई बर्डन और कचरा नहीं अलाउड होगा। और इसलिए पाकिस्तान का जो इन्होंने वीजा कैंसिल किया है बहुत ही वाइज डिसीजन है। एंड जिस तरीके से मेजर जेटली को यूएई में फंसाया गया और अभी भी वो अरेस्टेड है, और काउंसलर एक्सेस 4 बार मिल चुका है मेजर जेटली को, जो सेलिना जेटली के ब्रदर हैं। यूएई का टर्फ वॉर उनको क्यों फंसाया गया? आईएसआई सर, उनको क्यों फंसाया गया सर? उन पे he had a argument with one of the important police people of Dubai, and it is said that that cop in Dubai is very closely associated with the Pakistan diaspora and ISI, और ये अंडर इन्फ्लुएंस उनको ये जानबूझ के अरेस्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और मिसेस सेलिना जेटली ने इस पे गुहार भी लगाई है मीडिया में आके 2 महीने पहले, कि उनके भाई को विदाउट नोन रीजंस अरेस्ट कर लिया गया है। तो आई एम श्योर कि यूएई ने इन बातों का कॉग्निसेंस लिया है, और आईएसआई और जो डी कंपनी की जितनी एक्टिव डीलिंग्स हो रही थी दुबई में, उस पे अब रोक लगाई जाएगी, एक्सट्रेडिशन और ज्यादा बढ़ेंगे। एंड आई थिंक इंडियन डायस्पोरा और जो इंडियन कम्युनिटी जो कंस्ट्रक्शन में मदद करती है पूरे दुबई को, मतलब एक सर फोटो है जिसमें बिफोर और आफ्टर है दुबई का, उसमें उन्होंने कहा है कि 80% इंडियन लेबर्स का योगदान है फॉर डेवलपमेंट ऑफ दुबई, एंड दे अबाइडेड बाय द लॉज एंड रूल्स ऑफ द लैंड, that is UAE, and they appreciate Indians. They are investing money and they are law abiding, peaceful, and UAE की तरक्की करवा रहे हैं, डेवलपमेंट करवा रहे हैं। So that is one of the major reasons why we are the most preferred nation for UAE as well. तो सर we are in a win-win situation. अब देखना यह है कि कुछ कोको आइलैंड और सेंट मार्टिन्स आइलैंड के बीच कोई दिक्कत ना हो जाए, which is right at our doorstep. 45 kilometers north of Andaman and Nicobar Islands are Coco Islands, and so-called Chinese are employed there under the tag name of Myanmar Army. So Chinese are deployed there to protect Malacca Strait for their interest. And जो सेंट मार्टिन आइलैंड है, तो शेख हसीना ने तो जाहिर कर दिया था कि नहीं ये चाहिए था और मना कर दिया, तो इसलिए शी हैड टू लीव। तो देखते हैं अब सेंट मार्टिन आइलैंड में यूएस की प्रेजेंस होती है और कितनी होती है। बट सर मैं एक और पहलू को बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को, कि अगर हम एक चीज प्रैक्टिकली देखें, लेट अस सी वन थिंग वेरी प्रैक्टिकली, अगर इंडिया को
चाइना का अगर काउंटर करना है तरीके से, सो इट कैन ओनली हैपन अगर हम यूएस के साथ कंधे से कंधा मिला के रहें। क्योंकि देखिए सर, चाइना भी जानता है दैट यूएस प्रेजेंस इज नॉट फेवरेबल फॉर देम इन दिस रीजन। इनका वन चाइना पॉलिसी विल बी चैलेंज्ड। तो सर मैं तो इतना ही कहूंगा कि इट विल बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया कि अगर हम हाथ मिला लें विद द अमेरिकन्स, एंड अमेरिकन्स अगर बाय द बुक प्ले करें तो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। बाय द बुक कैसे प्ले करेगा? आपने भी अच्छा मजाक कर दिया, ट्रंप के राज में बाय द बुक। सर देखो, मैं क्या, वेयर आई एम गेटिंग एट इज, अगर सोचे आपको एक अच्छा सपना आ रहा है तो मैं अपने अच्छे सपने में ये देखूंगा कि अमेरिका इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे यहां पे मौजूद है और चाइना को मॉनिटर कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जिस पाकिस्तान को पाल के रखा है उसे भी काबू में रखेगा, और चाइना का हमारा ऑटोमेटिक काउंटर यूएस के रूप में होगा। साहब मैं तो वैसे ही बहुत डरा हुआ हूँ। JF-17 जो है वो ग्लोबल ब्रांड बन गया है। सर वो और आउट ऑफ डेस्परेशन बनाया गया है। इज्जत बचाने के लिए JF-17 को झूठ तो बोलना पड़ेगा मुझे ना पाकिस्तान ऐसा को। तो नहीं है कि अमेरिका वाले भी अपना F-35 छोड़ के JF-17 लेने लगेंगे। जिस तरीके से उतावले हुए में ये JF-17 मतलब ऐसा लग रहा है टॉफियां बिक रही हैं सड़कों पे, खरीद लो खरीद लो, ये लो ये लो। मेरे सामने ये चल रहा है, ये ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है कि साहब अगर हम एक साल में 20 एयरक्राफ्ट बेच लें तो पाकिस्तान की जो पूरी डेट है वो 6 महीने में क्लियर हो जाएगी साहब। मैं वही बता रहा हूँ सर, ये अपने ईएमआई को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये तो अपने सिपाहियों को नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। 25,000 सऊदी को दे दो, 30,000 आईएसएफ को दे दो, 30,000 ईरान के बॉर्डर पे लगा दो, तो टीटीपी के साथ कौन कौन लड़ेगा? पश्तून, इनको इनकी खबर लेने के लिए पश्तून बैठे हुए हैं, बलूच बैठे हुए हैं, बीएलए, बीएलएफ, बीआरए, और फिर मतलब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो ही हैं। कुछ तंजीमें हैं, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, जैशे अदल, आईएस केपी, और आईएस केपी के जरिए इन्होंने ये नॉर्थ अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के खिलाफ भी लड़ाई लगवाने की कोशिश की थी। इन्होंने प्रयास किया था डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए, और उसमें भी दे वर नॉट सक्सेसफुल इन दैट। तो जायज सी बात है सर कि द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ओवरलोड आ गया है कि वो आईएसआई को संभाले, वो ये आतंकवादी तंजीमों को लीड करे, या फिर वो अपने वादा अनुसार अपने सिपाही बाहर भेजे। तो पाकिस्तान में बचेगा कौन? फिर तो हमारे लिए पिकनिक स्पॉट ही बचेगा पाकिस्तान, पिकनिक बनाने जाएंगे फिर हम तो। देखिए मैं तो कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी, सर और कि एक जो JF-17 है उसकी कीमत ये मार्केट में $30 मिलियन बोलते हैं एक की। एक की। ओके सर। तो $30 मिलियन में अगर आपने 20 बेच लिए तो $600 मिलियन हुए। 600 मिलियन, हाँ सर। तो साल भर के $600 मिलियन, और ये कह रहे हैं 6 महीने में डेट क्लियर हो जाएगी हमारी। तो क्या इनकी डेट जो है वो $300 मिलियन ही है? ज्यादा है सर, बिलियन में है सर, इट इज इन बिलियन। पर अभी आईएमएफ ये अभी फटा जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट जो है वो है $134.5 बिलियन। 134, 134। सर मैं बता रहा हूं, ये इन्होंने ऐसा होम लोन ले लिया है, ये पूरी जिंदगी इंटरेस्ट देते मर जाएंगे, पर इनका लोन नहीं खत्म होने वाला है।
इट इज अ पुअर चॉइस ऑफ लीडरशिप। नवाज शरीफ ने तो सब्यासाची के लहंगे खरीद के पोते पोतियों के ब्याह करा रहा है, उससे भी चल बसना है 15 साल में, और मतलब ये सब निकल लेंगे। और पाकिस्तान में तो वहां सब पे कह रहे हैं कि साहब ये शादी बिल्कुल गैर इस्लामी तरीके से की जा रही है। सर वो शराबें चल रही थी, दारू चल रही थी, गाने चल रहे थे, और ये ज्ञान और पाठ पढ़ाते हैं कि आप बुर्का पहने हैं, आप शरिया को प्रमोट करें, आप इस्लाम को फॉलो करें, और यहां पे देखें हाथ में जाम के गिलास हैं, सब्यासाची के लहंगे पहने हुए हैं, मेकअप कराया हुआ है, धुरंधर पिक्चर के ऊपर डांस मूव्स हो रही हैं। मतलब इंडियन कल्चर ही अपनाया हुआ है, इंडियन आर्टिस्ट के ही कपड़े खरीद रहे हो आप, इंडियन आर्टिस्ट के ही गाने सुन रहे हो अपनी शादियों में, और आप कहते हो कि आप कट्टर पाकिस्तान हो। शर्म आनी चाहिए। ये जो भी अभी देख रहा है इसके प्लीज शॉर्ट्स बनाइए, और ये पाकिस्तानियों के मुंह पे मारना कि कुछ तो खुद की इज्जत रख लो, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। और मैं पाकिस्तान की आवाम को अपील करता हूं ये प्लेटफॉर्म के जरिए कि अब आप सवाल करने लगो कि जो दूध जो 200 रुपए आपका लीटर हो गया है, जो दालें इतनी महंगी हो गई हैं, आप खुद एक ऐसा मुल्क हो जिसका मेन डाइट ही नॉनवेज है, वो अनअफोर्डेबल हो गया है, तो आप खुद खा क्या रहे हो और अपने बच्चों को क्या खिला पा रहे हो? आपके फ्यूल के प्राइसेस इतने महंगे हो गए हैं। मतलब एक मारुति ऑल्टो 15 लाख की ऑल्टो बिक रही है, मैं हैरान हो गया। 15 लाख की कौन सी ऑल्टो बिक रही है? 10-10 लाख की मारुति 800 बिक रही है। मुझे तो अरे क्या बोलूं, हमारे यहाँ तो ये फेज आउट हो गई दोनों। ये है ही नहीं, इनका तो नामो निशान नहीं है सर। क्या बोले, ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? दे आर इन फूल्स पैराडाइज। तो सर आने वाला समय, एंड आई थिंक ये मास्टर मूव था बाय क्रिएटिंग अ बैलेंस, एंड जिस तरीके से बीबी नेतन्याहू जी ने यूनाइटेड नेशंस में जो लेक्चर दिया था, और जिस तरीके से उन्होंने वो पूरा मैप दिखाया था कि मिडल ईस्ट में पहले तो सीरियन प्रॉब्लम सॉल्व होगी, सीरियन प्रॉब्लम के बाद इराक की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ईरानियन प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, एंड फ्रॉम ईरान दे विल कनेक्ट द रूट टू यूएई। अब असली सवाल आता है सर, देखो मैंने आपके साथ पहले भी एपिसोड किया है, शाह ऑफ ईरान के साथ सऊदी अरब को तब भी प्रॉब्लम थी, सऊदी अरब को आज भी प्रॉब्लम है, और आने वाले समय में भी प्रॉब्लम रहेगी। सऊदी अरब देखिए, वॉज फाइट। हाँ हर जी सर। उस कंट्री को हर उस कंट्री को प्रॉब्लम रहेगी जिसके पास वॉलंटरी ट्रूप्स नहीं है। आप सहमत हैं? और मैं 101%। इसमें यूएसए को भी इंक्लूड करता हूं। यूएसए के पास भी सारे मर्सनरी ट्रूप्स हैं जो बाहर से लेते हैं वो, और उनको वो सिटीजनशिप का शगुफा दिखा के उनको रिक्रूट करते हैं बिल्कुल सर। कि हाँ भाई तुम यूएस मिलिट्री ज्वाइन कर लो, तुमको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो वो अमेरिकन सिटीजनशिप के लालच में लोग आते हैं और यूएस आर्मी ज्वाइन करते हैं। हाँ ये वो अभी देखो ना, अफगानी भारत और ट्रांसलेटर बेचारे। भारत और पाकिस्तान अभी अकेले ऐसे बचे हैं जहां पे लोग वॉलंटरीली आर्मी ज्वाइन करते हैं। हाँ, दे हैव द विल टू फाइट फॉर द नेशन। चाइना में ये भी है। कॉन्स्क्रिप्शन है, आप देख रहे हैं। हाँ तो सर मैं वही बता रहा हूं, लोग पूछते चाइना है सुपीरियर, नो। चाइना के सिपाही को जबरदस्ती लठ मार के खड़ा कराया जाता है ठंड में, और वो चिड़चिड़ापन है उनमें। उनका सीओ मिलिट्री सीओ नहीं है, एक पॉलिटिकल कॉमिसार है, हु डज नॉट नो मिलिट्री टैक्टिक्स, दे नो ओनली पॉलिटिक्स। तो अगर एक्चुअल वॉर लगी तो पहली चीज तो चाइनीज ट्रूप्स लैक द विल टू फाइट। जब मरने का समय आएगा दे विल सरेंडर, कि भैया वी आर विलिंग टू बाउ डाउन एंड सरेंडर टू डेमोक्रेसी रादर देन फाइट फॉर अ कम्युनिस्ट नेशन, जहां पे कि हमें लठ और डंडा दिया जाता है और हमें बताया जाता है कैसे जीना है, कैसे सांस लेनी है,
कैसे चलना है, कैसे बैठना है, हर एक चीज बताई जाती है। नॉर्थ कोरिया जैसा हाल है। एंड मैं तो हैरान हूं कि सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, या फिर कम्युनिस्ट चाइनीज पार्टी अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी बोलने लग गई है। मतलब चलो ठीक है, आप नशा नहीं करते, पर मेंटली तो बैलेंस रखिए कि आप कम से कम ढंग की टर्मिनोलॉजी तो यूज करो कि चाइना इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। और आपकी पार्टी का क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी। और खुद डेमोक्रेसी अपने आप को बुलाते हो, तो ऐसे थोड़ा ना होता है। तो चाइना का बहुत ही अलग सिनेरियो है। और मैं दर्शकों को एक और चीज बताता हूं। चाइना में जो भी जिस स्टेट में पैदा होता है, उसे उसी स्टेट की से बाहर निकलने के लिए परमिशन चाहिए होती है कि भाई मुझे इस स्टेट से उस स्टेट में जाना है, मेरा परमिट को साइन करो। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि चाइना में बहुत ही सिलेक्टिव शहर हैं जिन्हें डेवलप किया गया है। और अगर ये अंडर डेवलप्ड या छोटे कस्बे के लोग अगर उन सिटीज में जाने लगे, तो चाइनीज बॉर्डर एरियाज विल बिकम वेरी थिन इन प्रोटेक्शन एंड ऑक्यूपेशन बाय द पीपल ऑफ चाइना। तो इनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सिर्फ की अपॉइंटमेंट्स और अचीवर्स जो हर एक स्टेट के होते हैं उन्हें ही परमिट देते हैं टू गो एंड बाय अ हाउस इन बीजिंग, टू गो एंड बाय अ हाउस इन जियांगजोउ। तो एक दो सिटीज हैं जो हब हैं, साइंटिफिक हब एंड इंडस्ट्रियल हब्स, वहां पे बकायदा परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई मैं अपनी ये स्टेट से इस स्टेट में सिलेक्ट किया गया हूं ऑन सोशल क्रेडिट पॉइंट्स, बिकॉज आई एम अ नॉन करप्ट इंटेग्रल पर्सन जो कम्युनिस्ट पार्टी की बात मानता है, प्रमोट करता है, और इसलिए मुझे ये फैसिलिटी मिली है। वरना सर चाइना में प्रिवेसी नाम की चीज नहीं है। आप कोई भी बस अड्डे या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाएं, आपको सर यू विल नॉट बिलीव, आपका नाम तक आ जाता है उस कैमरा में कि ये सर्टन बंदा है, विद एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, कि ये बंदा जा रहा है। तो आपकी कहां की प्राइवेसी, आपके कहां के सेल्फ राइट्स, यू आर बीइंग मॉनिटर्ड एंड वॉच्ड एट एवरी सेकेंड। और ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है, ये सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्रीज में होता है। तो सर एक और गेम इज चलते वेरी चलते डिफरेंट। एक आपसे एक और मजे की बात पूछ लेता हूँ। सर ये जो चाइनीज मारे गए हैं काबुल बम ब्लास्ट में, हाँ, ये तो आईसिस ने मारे हैं। और आईसिस तो नहीं नहीं सर, सर आईएसआई आईसिस चलाता है। आईसिस ने नहीं मारे, ये एनएसए ऑफ पाकिस्तान ने मरवाए हैं टू हाँ, वो तो क्रिएट। उसी ने मरवाए हैं क्योंकि वो आईसिस भी वही चलाता है ना वहां तो। मैं सरकास्टिकली इसी पे आ रहा था सर कि रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद से दबा है, अंजाम देने वाले आईएसआईएस केपी हैं, जो तीरा वैली के अंदर अभी इन्हें रिलोकेट किया गया है। और ये बेसिकली सर अमेरिकन प्रेशर है कि चाइनीज को हटाओ अफगानिस्तान से। वो अभी भी रट लगा के हटे कि हमें बागराम एयरबेस चाहिए, हमें एंटर करना है। क्योंकि देखिए सर, तालिबान गवर्नमेंट को पर मंथ $80 मिलियन तो मिल ही रहे हैं फ्रॉम दी अमेरिकन। तो अमेरिकन कुछ भी करके पैसे देके दे वांट टू ऑक्यूपाई बागराम एयरबेस। तो पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर बना हुआ है, और ऐसे वारदातों को अगर इससे ज्यादा अंजाम दिया, तो सर वो दिन दूर नहीं कि चाइनीज विल प्रोबेबली एंटर क्या सर, अंदर बैठी हैं वो, फिर हथियार सामान लेके अपने चेक पॉइंट अपने लगा लेंगे सीपेक के साथ साथ कि भाई पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो वो अपने मुल्क में ही रहते रहते बेगाने मुल्क वाले हो जाएंगे। दे विल बी ऑक्यूपाइड बाय अ वेरी सॉफ्ट टेक ओवर, जिसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे सर। मैं बता रहा हूं सर, द नेक्स्ट यूक्रेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया विल बी पाकिस्तान, बिकॉज उसने बहुत ही डेंजरस चॉइस चुनी है, जिसपे उसने एक पैर चाइना की किश्ती में रखा है और एक पैर अमेरिकन किश्ती में रखा है। और बैलेंस बनाने के लिए, चप्पू अपने हाथ में रखने के लिए वो सऊदी अरब का चप्पू पकड़ा बैठा है। अब उसके पास एक ही हाथ बचा है, वो है अपने सोल्जर्स को हर एक कंट्री में प्रॉमिस करना। वो कर चुका है।
तो सर आई थिंक लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो दिन दूर नहीं सर, जब आप और मैं हाजी पीर पास पे बैठ के पूरी बढ़िया सा व्यू देखेंगे पाकिस्तान का दोबारा से। That हाजी day पीर is पे coming. तो हाजी पीर पे तो बैठना हमारे वो क्या बोलते हैं सपना है। सर पहले अपना ही था सर, वो फिर पकड़ा दिया वापस। अब आई थिंक वापस वही है सर, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। तो यही चल रहा है, अभी देखते हैं सर कब वापस लिया जाएगा। तो इसलिए मैं आपके जो पाकिस्तान के प्रति आपका जो दुख है उसमें मैं आपके साथ हूँ और शीघ्र हम उनका मरसिया पढ़ें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और इसी के साथ सर आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। मुझे लग रहा जय है हिंद, चाइनीज और जय अमेरिकन भारत। हमारे नेटवर्क पे ज्यादा घुस रहे हैं सर। उन्हें ज्यादा तकलीफ हुई पड़ी है, इसलिए ये मेरा थोड़ा इशू आ रहा है ये। चलो सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय हिंद सर।